हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल फॉर यू में। क्लास 10th के चैप्टर 1 को लेके हम लोग चल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में कुछ किए हैं तो चलिए देखते हैं। रिकैप होता है ना सीरियल में, स्टार्ट होने से पहले का दिखाता है रिकैप, कहानी अब तक। तो कहानी अब तक में हम लोग ने क्या किया, हमने फोर्स को डिफाइन किया पिछले वाले में, फोर्स होता क्या है, ठीक है। फिर फोर्सेस के इफेक्ट के बारे में बात की, रिजिड और नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। फिर रिजिड ऑब्जेक्ट में जो रोटेशनल मोशन कराए हैं, जो एक पाइवटेड पॉइंट पे लेके रिजिड ऑब्जेक्ट को और उस पे फोर्स लगाए, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में बात की है। फिर मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बात की है कि वो टर्निंग इफेक्ट सिर्फ फोर्स पे नहीं डिपेंड करता है, फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। इतना बात हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। इस वीडियो में हम लोग को क्या करना है, मैंने लिख रखा है और एक एक करके इन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, जो मोमेंट ऑफ फोर्स हमने डिफाइन किया था, तो वो मैंने लिखा था कि वो वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करेगा मतलब कि उसका अपना एक डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। इतना बात समझना है। तो वो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, किसको नेगेटिव लेंगे, कैसे डायरेक्शन आएगा, जरा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़े, कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं तो उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन कहां पे है, कैसे हमारे काम को आसान करता है रियल लाइफ में। 2-4-5 एग्जांपल्स थोड़ा छोटे में डिस्कस कर लेंगे, होता तो बहुत कुछ है, 2-4-5 एग्जांपल डिस्कस करेंगे और उसी में से एक एग्जांपल बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे कपल क्या होता है। ये मोमेंट ऑफ फोर्स से ही रिलेटेड एक सब टॉपिक है कपल, ठीक है। वो क्या होता है और किस मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग कपल बोलेंगे, ठीक है। फिर उस कपल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स का फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, वैसे इसका क्या होगा, ठीक है, कैसे वो आया। फिर यूनिट क्या होगा कपल का, इसके बारे में बात करेंगे। और आज का लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज क्या होता है। इतना चीज आज पढ़ना है। तो आप लोग इस टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन द टॉपिक, पॉज करके और टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। हम लोग क्या बोले थे कि मोमेंट ऑफ फोर्स कब होगा, जब एक पाइवटेड पॉइंट होगा। एक क्या होगा, एक पाइवटेड पॉइंट। चलिए ये मेरा पाइवटेड पॉइंट है, ठीक है। इस पाइवटेड पॉइंट पे मैं एक रॉड ले लेता हूं और ये पाइवटेड है, इस पॉइंट पे क्या है, पाइवटेड है, ठीक है। इस पॉइंट पे ये पाइवटेड है। अब मैं क्या करूं कि जब मैं इस पे अपवर्ड फोर्स लगाया, मैंने फोर्स ऐसे लगाया, तो इसका मोशन कैसे होगा, ऐसे ये मोशन होगा, ये होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन ये होगा। चलिए एक तो ये हुआ। अभी मैं इसी पे ऐसा ही मान लीजिए ये है और इस पे मैं ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगाया, क्या करा, नीचे की तरफ फोर्स लगाया। इस बार मोशन का डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसे मोशन डायरेक्शन। अब जरा देखिए ये डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा क्लॉक ऐसे होता है, ये 12 होता है, ये 6 होता है, ये 3 होता है और ये 9 ऐसे चलता है ना, क्लॉक ऐसे चलता है ना। तो इसका अपोजिट चल रहा है, इसको क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसको लेते हैं पॉजिटिव। इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। यानी कहीं पे भी एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, फोर्स लगा और एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, उस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव। और ये जो क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये क्लॉकवाइज जो मोमेंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट। और इसको लेते हैं नेगेटिव, इसको क्या लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो ये दो बातें सिंपल सी बातें हैं, इसको याद रखना है, क्योंकि जब हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे तो वहां इन डायरेक्शंस का जरूरत पड़ेगा कि कोई फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, इधर की तरफ, उसी ऑब्जेक्ट पे दूसरा फोर्स लग रहा है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कहां लगा और किस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, वहां पे इसका जरूरत पड़ेगा। तो अभी के लिए याद रखना है कि मोमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हैं। क्लियर, होपफुली दिस इज क्लियर टू ऑल, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए पॉज करके। ओके, नाउ सेकंड टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का एप्लीकेशन कहां पे है, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है, या इसके बारे में क्या पढ़ा, एक बार फिर से हमने लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखना जरूरी है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पढ़े थे ना, ये दो चीज पर डिपेंड करता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो अब देखते हैं कि या तो मैं दो चीज पे डिपेंड करता, फोर्स और डिस्टेंस पे। तो फोर्स या तो ज्यादा लगाना पड़ेगा और नहीं तो मैं डिस्टेंस को बढ़ा दूं तो फोर्स मेरा कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस को इंक्रीज करके ताकि कम फोर्स लगाना पड़े और ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट जनरेट कर सके, इस क्वालिटी को यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स के इसी क्वालिटी को यूज करके, और हम लोग अप्लाई किए डे टू डे लाइफ में। अब एग्जांपल लेते हैं, हैंड फोल्डर कटिंग मशीन। गांव में देखे होंगे चारा मशीन ऐसे ऐसे करके जो चलाया जाता है, चक्का होता है उसमें चारा काटा जाता है, जो गांव से होगा वो समझेगा। हैंड फोल्डर कटिंग मशीन क्या होता है कि एक ऐसे स्टूल टाइप का होता है, ठीक है, और उसमें पीछे एक बैक एंड होता है जहां से कि हम लोग चारा को डालते हैं, और आगे में क्या होता है, व्हील होता है, टूथ व्हील होता है। उस व्हील को चलाने के लिए आगे में एक लंबा हैंडल होता है, उस पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक लंबा हैंडल होता है। तो हैंडल लंबा रखे हैं और कॉर्नर पे पकड़ के और करेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो वो इजीली उसको कट कर देता है, कम फोर्स में वो रोटेट कर जाता है। तो एक एग्जांपल ये हैंड फोल्डर का है। दूसरा चक्की, गांव में लगभग सब चक्की देखे होंगे। चक्की वो गांव में औरत लोग जो आटा पीसने के लिए यूज करती हैं, ठीक है, पूजा वगैरह में यूज होता है। तो उस चक्की में भी क्या होता है कि जो मूविंग पार्ट होता है, उसको मूव कराने वाला पार्ट होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में होता है। चक्की समवेयर ऐसा होगा, ऐसा, ये ऐसा बीच में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये यहां से ऐसे बना रहता है और इस पॉइंट को पकड़ के मूव कराया जाता है, इस पॉइंट को पकड़ के मूव कराया जाता है। तो अब देखो ये डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा कर दिया ना, एक्सिस से डिस्टेंस को क्या कर दिया, मैक्सिमम एंड पे कर दिया, तो थोड़ा सा फोर्स में वो इजीली मूव कर जाएगा, ठीक है। ये चक्की। इसका स्टीयरिंग व्हील, बड़े बड़े ट्रक्स में देखोगे, ट्रक्स का स्टीयरिंग व्हील बड़ा होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे उसका डायमीटर क्या हो जाए, दूर हो जाए, और फोर्स हम लोग क्या लगाते हैं, परपेंडिकुलर टेंजेंशियल फोर्स, तो कम फोर्स में वो मूव कर जाए, कम फोर्स में वो मूव कर जाए। बात समझ में आया? ये तीसरा एग्जांपल है। चौथा है स्पैनर। कभी कभी का ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ यू हैव सीन, ये देखे होंगे आप लोग कि ट्रक वाला जो अपना चक्का को खोलता है ना, ट्रक वाला, तो छोटा रिंच से नहीं खोलता, वो रिंच के साथ साथ एक बड़ा सा लंबा सा रॉड लगाता है, जिसको स्पैनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैनर। एक बड़ा सा ऐसा होता है, बहुत बड़ा सा रॉड होता है, एक बहुत बड़ा सा रॉड है ये, ठीक है, और इस रॉड में आगे ऐसे टूथपिक लगा रहता है, ठीक है, ये इसको स्पैनर बोलते हैं। तो ये हैंडल जो होता है ना, इसका हैंडल, स्पैनर का जो हैंडल होता है, इस हैंडल को लॉन्ग रखा जाता है। क्यों लॉन्ग रखा जाता है? क्योंकि ये तो नट में फिक्स हो गया, ये मान लो बोल्ट है मेरा जिसको ओपन करना है, इसमें ये फिक्स हो गया, तो ये फिक्स हो गया, तो ये क्या हो गया, इसी के अबाउट रोटेट करेगा, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इससे हम मान लो मैं फोर्स लगा रहा हूं, यहां पे क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना हो गया, तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो कम फोर्स में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा गया था, ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा गया कि व्हाई स्पैनर्स हैव लॉन्ग हैंड, ठीक है, तो क्यों? ताकि ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और वो विद कम फोर्स, बहुत कम फोर्स से हम उसको खोल पाए। क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है? और नेक्स्ट बाइसिकल। बाइसिकल में भी देखते हैं हम लोग, जो अच्छा बचपन में जो भी बाइसिकल भी हम लोग चलाए हैं, बचपन में जो छोटा वाला बाइसिकल, तो उसमें ऐसे करके एक छोटा सा जो पैडल होता है, पैडल डायरेक्टली उसमें नहीं अटैच होता है, एक ऐसे करके ऐसे लंबा सा रॉड लगा होता है, उसमें अटैच होता है। ये लंबा सा रॉड लगाने का जरूरत क्या था? डायरेक्ट साथ में पैडल लगा देते, ठीक है। तो ये लंबा रॉड क्या करता है, डिस्टेंस बढ़ा देता है। ये तो ये डिस्टेंस बढ़ाए इस पॉइंट ऑफ एक्सिस से, बड़े वाले व्हील से, और छोटे वाले रिम में भी एक एक्सिस होता है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ये फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगा, इतने दूरी पे आके, तो वहां पे क्या हो जाता है, ज्यादा वो रोटेट करेगा, कम फोर्स के साथ वहां पे क्या होगा, ज्यादा रोटेशन होगा और वो मूव करेगा। क्लियर है? तो ये सारे एप्लीकेशंस थे। तो एक बार एप्लीकेशन में देख लेते हैं। हैंड फोल्डर मिल के बारे में पढ़े, उसमें भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। चक्की में भी क्या था, ग्रेटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। स्टीयरिंग व्हील में भी क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ एक्सिस से ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखते हैं। स्पैनर में भी क्या होता है, लॉन्ग हैंडल दिया जाता है ताकि ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाए। और बाइसिकल के पैडल में भी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाता है ताकि कम से कम फोर्स में हम लोग ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट को जनरेट कर सके। क्लियर है? सबको क्लियर है होपफुली। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको चाहो तो आप लोग नोट डाउन कर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कपल। अब कपल के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बोला था कि ये रिलेटेड है मूवमेंट ऑफ फोर्स से, जरा इसके बारे में बात कर लेते कैसे रिलेटेड है। मैं बोलूं, जरा समझना है इसको, कि मैं बोलूं कि ये फिक्स पॉइंट, मैं इसको ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, फिक्स पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट पर मैं इधर भी फोर्स लगा रहा हूं और इधर भी फोर्स लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, इधर भी फोर्स लगा रहा हूं, इधर भी फोर्स लगा रहा हूं। तो जरा देखना, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर और ये फोर्स इधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज ही लग रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जरा इसको समझना है, कपल क्या होता है, कि कपल होता है कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे। जैसे इधर लग रहा है वैसे ही इधर से अपोजिट डायरेक्शन में। अब जरा देखना, इधर वाला क्या करेगा, इधर प्रोड्यूस करेगा मोशन, ऐसे प्रोड्यूस करेगा। इधर वाला क्या करेगा, ऐसे प्रोड्यूस करेगा, यानी दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा ना। ये ऐसे
यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी ऐसे यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो कपल क्या है, एक तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स ही है, कपल क्या है, एक तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स ही है। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो फोर्स लगता है वो दोनों इक्वल लगेगा मैग्नीट्यूड में, दोनों इक्वल लगेगा मैग्नीट्यूड में। यदि ये 5 न्यूटन का है तो इधर भी क्या लगेगा, 5 न्यूटन का। दूसरा बात, जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। एक ऐसे लग रहा है तो ये दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और तीसरा बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं लगेगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स नहीं लगेगा। मान लो कि ये लाइन ऑफ एक्शन यदि ऐसे है, ऐसे लाइन ऑफ एक्शन है, तो एक इधर और एक इधर नहीं लगेगा, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे लगेगा। जरा यहां पे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, मैंने एक ड्रॉ करके रखा है। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ऐसे। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ऐसे। दोनों अलग अलग है ना, एक सेम लाइन ऑफ, मान लेते हैं कि यदि एक फोर्स ऐसे लगता इधर, एक फोर्स ऐसे लगता, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाता है, ये सेम हो जाता लाइन ऑफ एक्शन। तो इसमें ये बात का ध्यान रखना है कि लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए, दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो। दूसरा बात, दोनों फोर्स एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट हो, जिसको कि हम आर्म ऑफ कपल कहते हैं, कपल आर्म से सेपरेट हो। और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर 3 पॉइंट याद रखना है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। और तीसरा, फोर्स मस्ट नॉट एक्ट, फोर्स मस्ट नॉट एक्ट अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन। ये बात क्लियर है। यानी कि कपल क्या है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, डब्बा ही हम लोग खोलते हैं। तो डब्बा खोलते हैं तो क्या करते हैं, एक हाथ को ऐसे पकड़े हैं तो दूसरे हाथ से उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ना, एक दूसरे से ऐसे खोलते हैं। ऐसे डब्बा को पकड़े तो इसको इधर करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो डब्बा खुलता है। सेम डायरेक्शन में करेंगे तो खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा। ठीक है, तो कपल क्या है कि जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट में, तो वो जो फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं कपल। टैप खोलते हैं, नल, तो नल देखो ऐसे खोलते हैं, इसको ऐसे, तो ये इधर जा रहा है और ये वाला किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। अब जबरदस्ती करें तो एक साइड ज्यादा फोर्स लगा देंगे, एक कम, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही लगाते हैं, दोनों हाथ का लगा, इधर जितना फोर्स लगा लगभग उतना ही फोर्स इधर भी लगता है। तो जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट सम सेपरेशन पे लगे और सेम लाइन ऑफ एक्शन ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। अब बोर्ड में एक क्वेश्चन दिया था कि उसमें कपल ना देके क्या किया था, ऐसे दे दिया था कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स बताइए। तो अब हम इसका वही कैलकुलेशन करेंगे कि कपल निकालेंगे कैसे, नेट फोर्स कितना एक्ट किया। नेट फोर्स, नेट मूवमेंट मूव तो करेगा, अनडाउटेडली जब ये फोर्स लग रहा है तो ये मूव कर रहा है, तो नेट मूवमेंट कितना होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कपल का हम लोग अब अगले टॉपिक में करेंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कपल का मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करें, कैसे लाएं, उसका एक डिराइव कैसे करें कि कैसे कपल का होता है फोर्स इनटू कपल आर्म, कैसे होता है। कपल का फॉर्मूला होता है फोर्स, कोई भी फोर्स, दोनों में से दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है तो कोई एक फोर्स, और दोनों का फोर्स जहां पे अप्लाई हुआ दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कपल का फॉर्मूला है, जो कपल का वैल्यू देता है। तो वो आया कैसे, उसको हम लोग डिराइव करेंगे। मान लेते हैं कि ये मेरा एक पॉइंट है जिसके अबाउट मैं दो फोर्सेस को अप्लाई कर रहा हूं। ये रॉड है, ये ए बी मेरा एक रॉड है, पॉइंट ओ फिक्स्ड पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा। ए पे मैंने फोर्स एफ लगाया, ए पे मैंने फोर्स एफ लगाया, और इस पॉइंट पे भी मैंने फोर्स एफ लगाया। अब जरा देखते हैं कि जब मैंने ए पे फोर्स एफ लगाया तो इस पॉइंट के अबाउट ये कैसे मूव करेगा, ऐसे नीचे की तरफ, और ऐसे जा रहा मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि ओए के बारे में बात करें तो इसमें मूवमेंट कैसे प्रोड्यूस होगा, इधर की तरफ, नीचे की तरफ। वैसे ही ओबी में ऊपर की तरफ मैंने किया तो इसमें मूवमेंट कैसे प्रोड्यूस होगा, ऐसे। यदि मैं इसको ऐसे ले लूं, इस पॉइंट पे मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया नीचे की तरफ, ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है। वैसे ही मैं इधर वाले पे क्या ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, तो ये कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है ना, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे आ रहा मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे जा रहा मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट जनरेट करेंगे। यानी पॉइंट ए पे जो फोर्स अप्लाई हुआ उसके वजह से जो मूवमेंट जनरेट होगा वो क्या होगा, जो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो क्या है, ओए है, और जो फोर्स लगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही पड़ा है ना। और ये जो पॉइंट बी पे जनरेट होगा मूवमेंट, वो किसके वजह से होगा, ये ओबी इनटू एफ, ओबी इनटू एफ। और नेट जो जनरेशन होगा, अब देखो नेट जनरेशन मैंने प्लस क्यों किया, यहां पे मैंने बोलूंगा कि मैंने प्लस किया है, तो यहां पे प्लस मैं क्यों किया, तो जरा देखना, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये भी एंटी क्लॉकवाइज क्या, पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।
सपोज एंटी क्लॉकवाइज नहीं रहता, एक ऐसे फोर्स लगता, तो एक ऐसे लगता तो एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता, यानी कि ये भी क्लॉकवाइज जाता, ये भी क्लॉकवाइज जाता, तो नेगेटिव नेगेटिव भी क्या होता, दोनों ऐड हो जाता। इसको ये माइनस मानते हैं और इसको भी माइनस मानते हैं, तो माइनस माइनस क्या आता, वैल्यू प्लस होके ही आता ना, माइनस ऑफ समथिंग, दोनों ऐड होकर माइनस ऑफ समथिंग बताता, मतलब क्या कि नेट मूवमेंट जो है, इसका नेट मूवमेंट, ये देखो ये मेरा कपल में यहां पर जनरेट कर रहा हूं फिक्स पॉइंट करके, मैंने क्या किया कि एक नीचे फोर्स लगाया, इसके वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसके अबाउट, वैसे ही इधर फोर्स लगाया तो इस पे भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इसके वजह से, तो ये दो मूवमेंट हुआ, ये दोनों मूवमेंट आपस में क्या हो गया, ऐड हो गया। एंटी क्लॉकवाइज था तो पॉजिटिव पॉजिटिव लिया, यदि क्लॉकवाइज रहता तो क्या लेते, माइनस माइनस, तब भी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ऐड ही होता। तो यानी नेट मूवमेंट जो है, नेट मूवमेंट जो है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल, ये जो नेट मूवमेंट जनरेट हो उसको क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ कपल। तो ये प्लस ये के बराबर में होगा, दोनों के एडिशन के बराबर में, तो ये क्या हो गया, OA into F into प्लस प्लस OB into F, इसकी वजह से जो हुआ, और ये भी उसमें क्या हुआ, ऐड ही कर दिया, तो दोनों का एडिशन कर लो, दोनों में फोर्स क्या है, सेम है, फोर्स को कॉमन ले लो, क्या बचा, OA प्लस OB, और OA प्लस OB क्या है, टोटल AB है, यानी कि आर्म ऑफ कपल, यानी कि फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, ये होता है फॉर्मूला मैथमेटिकल रिलेशन कपल का, ये होता है मैथमेटिकल रिलेशन कपल का। एक बार फिर से ये मान लेते हैं कि कोई मेरा रॉड है जिसपे मैं क्या कर रहा हूं, एक फिक्स्ड पॉइंट ये है, इस पे मैं फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा हूं, उतना ही फोर्स दूसरे डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसके वजह से इस पॉइंट पे OA क्लॉकवाइज, OA इधर की तरफ, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हुआ मूवमेंट, इसके वजह से OB की वजह से इधर एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड हो जाएगा, और नेट जब मैं निकालूंगा तो ये कोई फोर्स इनटू नेट आर्म लेंथ जब मैं करूंगा तो मोमेंट ऑफ कपल मेरा आ जाएगा। सो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। अब जरा देखते हैं, ये भी क्या है, मोमेंट है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, इसका क्या होगा, मीटर। तो कपल का भी यूनिट सेम एज मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, न्यूटन मीटर, कपल का भी यूनिट सेम एज मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, न्यूटन इनटू मीटर। क्लियर है। सो कपल भी एक तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स का ही पार्ट है, बस इसमें तीन कंडीशन है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं लगेगा, किसी एक पॉइंट के अबाउट जब लग रहा है तो दोनों क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एक दूसरे को, ये इधर जा रहा है तो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कि ऐड कर रहा है, एक डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा। क्लियर है। तो होपफुली समझ में आया आप लोगों को। यदि किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल या कपल आर्म होता है, कैसे हुआ पता चल गया। इसके वजह से जो मोमेंट फोर्स हुआ, इसके वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स हुआ, दोनों को ऐड कर लेंगे तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, उसी को मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज का लास्ट टॉपिक हम लोग करते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से समझना है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जो जैसे है वैसे रहे। सिंपल टर्म में यह समझना है कि जो जैसे है वैसे रहे। यदि रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहे, यदि इस पे बहुत सारा फोर्स एक्ट कर रहा है तब भी। ये ऐसे है, मैं इधर से खींच रहा हूं, कोई इधर से खींच रहा है और एज इट इज है, इसका मतलब कि जैसे वो था वैसे है, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया गया कि जब नंबर ऑफ फोर्सेस किसी रिजिड ऑब्जेक्ट पे मोर देन वन फोर्स, नंबर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है और उस रिजिड ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज नहीं हुआ, जैसे था वैसे है। यदि रेस्ट में था तो रेस्ट में है, मोशन में था तो मोशन में है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। इसको दूसरे तरीके से कैसे समझे कि मैं बोलूं कि ये ऐसे ही था और इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं मतलब कि फोर्स तो लग रहा है, अनडाउटेबली फोर्स तो लग रहा है, लेकिन इसमें मोशन हो नहीं रहा। और हम लोग फोर्स का डेफिनेशन में ही पढ़े थे कि वो जो कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करे, यानी कि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। यानी कि नेट रिजल्टेंट फोर्स जब मैं बात करूं, नेट रिजल्टेंट फोर्स यानी कि ओवरऑल फोर्स जो इस पे एक्ट कर रहा था उस सबका मिला के एक फोर्स वो क्या एक्ट कर रहा है, जीरो कर रहा है। क्योंकि एक कोई ऐसे लग रहा है, कोई ऐसे लग रहा है, कोई इधर लग रहा है, कोई एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो सब एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कैंसिल। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सब लोग इस गेम को खेले होंगे कि रस्सी को पकड़ लेते हैं, एक रस्सी को पकड़ लेते हैं, उधर से तीन आदमी, इधर से तीन आदमी, और इधर भी खींच रहे हैं उधर भी खींच रहे हैं, लेकिन रस्सी जैसे है वैसे ही है, कोई हिल नहीं रहा, जैसे का तैसे ही अपनी ही जगह पे, उधर का उधर ही है। यानी कि जो मैं जितना फोर्स लगा रहा हूं उतना ही उधर से भी फोर्स लग रहा है, और वो क्या है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। वो क्या है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि टेबल पे मैंने किसी बुक को रखा, टेबल पे मैंने बुक को रखा, एज इट इज रहता है, गिरता नहीं है नीचे, यानी नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब कि उस पे फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है ना। एक मैं यहाँ पे बुक ले लूं, एक बुक ले लूं, ये मानो टेबल है, तो इस पे मास इनटू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है,
एक mg लगा, लेकिन ये रुका हुआ है मतलब कि एक अपोजिट फोर्स भी इस पे लग रहा। यानी कि जब नेट फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। और यदि ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी इज जीरो। नेट रिजल्टेंट फोर्स जो उस बॉडी का आ रहा है सारे फोर्स की वजह से वो आ रहा है जीरो, और वो जैसे था वैसा ही रह गया। अब दो तरह से होता है इक्विलिब्रियम, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनेमिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक मतलब क्या है, कोई चीज रुका हुआ। तो मान लो कि एक गाड़ी है, ट्रक है, ट्रक रुका हुआ है, या कार है रुका हुआ, मैं पीछे से धक्का लगा लेकिन वो हिल नहीं रहा। इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि मैंने फोर्स नहीं लगाया, मैंने फोर्स लगाया। इसका मतलब यह है कि उसका जो इनर्शिया है मेरे फोर्स के बराबर में है, और मेरा जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उसका इनर्शिया दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, और वो गाड़ी अब भी रेस्ट में ही है। तो कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है और उस पे नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या लगे, जीरो लगे, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब कोई चीज चल रहा है, मोशन में है, कोई चीज मोशन में है। जैसे मैं बाइक लेके जा रहा हूं और मैं पुल पे चढ़ रहा हूं, ऐसे स्टीप पुल है, मैं बाइक लेके जा रहा हूं और मेरा स्पीड 20 था, मैं 20 से जा रहा था, मैं एक्सीलरेटर बढ़ाया लेकिन फिर भी मेरा स्पीड वो 20 ही शो कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने तो एक्सेलरेट किया उसको, यानी कि मेरे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। वो क्या हुआ, जो अपोजिट फोर्स लग रहा है, जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जो ऊपर में जा रहा हूं ग्रेविटी के अगेंस्ट, वो बैलेंस कर दे रहा है, और मेरा नेट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो यदि कोई एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव करे, कैसे मूव करे, यूनिफॉर्म मोशन करे, वेलोसिटी में चेंज ना आए, उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम होता है वो होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी कि वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म, वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मींस नो चेंज इन वेलोसिटी। क्या होगा, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका क्या मतलब समझे, इसका क्या मतलब समझे। यहां पर तो समझ में आ रहा था कि नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो आ रहा था, यहां पे नेट रिजल्टेंट फोर्स कैसे जीरो आएगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये आप लोग पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन मेरा, अच्छा फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है फोर्स इक्वल टू। अब मैं फोर्स, मास तो चेंज हुआ नहीं, उस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा ऑब्जेक्ट का। एक्सेलरेशन देते हैं क्या होता है, मैं बोला कि इनिशियल वेलोसिटी भी v था, फाइनल वेलोसिटी भी v होगा, यानी कि नेट वेलोसिटी मेरा क्या आया, जीरो। चेंज इन वेलोसिटी मेरा क्या आया, जीरो। और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मेरा क्या होता है, a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस q बाई t, और इसका वैल्यू जीरो हो गया, तो a का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। यानी कि यहां पे मैं क्या लिखूं, m इंटू जीरो, तो नेट फोर्स क्या आ गया, जीरो। जब नेट रिजल्टेंट फोर्स किस, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या समझना है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ मतलब एक्सीलरेशन में चेंज नहीं हुआ, और एक्सीलरेशन में चेंज नहीं हुआ मतलब कि नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसीलिए सेकंड बार जो मैंने डिफाइन किया था उसमें क्या लिखा था कि जब नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी कि दो तरह का इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब जब रुका हुआ है, रेस्ट में है और उस पे नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब जो मूव कर रहा है और उस पे फोर्स लगे, फोर्स लगने के बावजूद भी उसका वेलोसिटी में चेंज ना आए तो एक्सीलरेशन हो जाएगा जीरो, और नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये मैंने इसके आगे कुछ लिखा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये क्या होता है जरा इसको हम लोग समझते हैं। तो दो तरह का, ये तो स्टैटिक डायनेमिक है ही, इन दोनों को भी दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट जो नॉन पाइवटेड है, क्या है, नॉन पाइवटेड, तो उस पे जो फोर्स लगेगा, उस पे जो फोर्स लगेगा नॉन पाइवटेड में, क्या, नॉन पाइवटेड, तो वो होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। क्या होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऐसे लगेगा। और कोई पाइवटेड है, क्या है, पाइवटेड है, और इस पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स लगेगा पाइवटेड वाले, किसमें, पाइवटेड वाले में, तो इसको बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। तो ये इक्विलिब्रियम स्टैटिक और डायनामिक दो कंडीशन, और इन दोनों को भी दो दो पार्ट में पढ़ेंगे, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। हमें ट्रांसलेशनल से मतलब नहीं है, हमारा चैप्टर कंसर्न है रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो जब हम आगे पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट और नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, तो वहां जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे कि वहां पे नेट रोटेशन क्या हो रहा है। नेट मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या, पाइवटेड है, मोमेंट ऑफ फोर्स का ही मतलब किसी पॉइंट के अबाउट वो मूव कर रहा है, तो पाइवटेड वाले कंडीशन को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे और नेट मोमेंट ऑफ फोर्स एट इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। एक बार रिव्यू करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़े। तो आज हम लोग पढ़े एप्लीकेशन मोमेंट ऑफ फोर्स का, कपल के बारे में पढ़े, कपल का डेरिवेशन पढ़े, उसका यूनिट पढ़े, ठीक है, कपल का एग्जांपल पढ़े कि टैप होता है, स्क्रू होता है, ताला चाबी कपल का एग्जांपल है, ठीक है, उसके बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े इक्विलिब्रियम के बारे में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसमें भी रोटेशनल और ट्रांसलेशनल क्या होता है। होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर अगले वीडियो में। थैंक यू।